नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 12वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता उषा। उषा वह कविता है जो प्रकृति के पल पल बदलते हुए रूप को, उसमें होने वाले परिवर्तन को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है। सूर्य निकलने से पहले प्रकृति में जिस तरह का परिवर्तन हमें दिखाई देता है, शमशेर बहादुर सिंह उस परिवर्तन को, उस प्राकृतिक सौंदर्य को एक चित्रकार की भांति अपनी लेखनी से बांधने का प्रयास करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में यदि बात करें तो 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून, अब उत्तर प्रदेश की बजाय उत्तराखंड में पड़ता है देहरादून, तो वहाँ हुआ। चुका भी नहीं हूँ मैं नामक रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1993 में अहमदाबाद में शमशेर बहादुर सिंह जी का निधन हुआ। शमशेर बहादुर सिंह जी जितने अच्छे कवि उतने ही अच्छे चित्रकार भी थे। आप कह सकते हैं कि उनकी चित्रकारी में कवित्व और उनकी कविता में चित्रकारी दिखाई देती है। वे अनूठे बिंबों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं और इस उषा नाम की कविता जो उन्होंने लिखी है उसकी यदि हम बात करें तो प्रयोगवाद का जो दौर आया, अज्ञे जी की तार सप्तक से इस दौर की शुरुआत मानी जाती है। प्रयोगवाद के उस दौर में अज्ञे जी का तार सप्तक प्रकाशित हो चुका था। दूसरा सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह जी की रचनाओं को शामिल किया गया। तो इस दौर में नए बिंबों को, नए प्रतीकों को, नए उपमानों को कविता में सम्मिलित करने की एक तरह की होड़ कवियों में थी। उन्हें इसीलिए राहों का अन्वेषी भी कहा गया। पुराने उपमानों में भी नई चमक भरने की कोशिश कवि करते रहे और जिस तरह इनसे पूर्ववर्ती कवि कविताओं का विषय बनाया करते थे, उन विषयों से हटकर आस पड़ोस को कवियों ने अपने विषय के रूप में लिया। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को बड़ी सहजता से उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया। यदि हम बात करें उषा कविता की तो सूर्योदय से ठीक पहले प्रकृति जिस तरह से अपना रूप बदलती है, उसमें परिवर्तन होता है, उसी प्रकार जैसे हम देखते हैं प्रकृति को, शमशेर बहादुर सिंह जी ने भी एक चित्रकार की भांति शब्द चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को बांधने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह कविता हिंदी साहित्य में इस बात का अनूठा उदाहरण है। कवि मात्र एक देखने वाले की तरह, दर्शक की तरह प्रकृति को नहीं निहारता, वह उसकी गति को, उसकी हलचल को, उसके परिवर्तन को एक रचना में निबद्ध करने का प्रयास करता है, बांधने का प्रयास करता है। वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। प्रकृति में जो परिवर्तन है उसमें जो उपमान शमशेर बहादुर सिंह लेते हैं, वे उपमान गांव की सुबह से जुड़े हुए हैं। उन उपमानों में क्या है? सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालिमा है, चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग हैं, गति है, भविष्य की उजास है और है हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास कराती उषा। तो प्यारे साथियों, आइए पढ़ते हैं, या और अच्छे से कहें तो देखते हैं उषा के भिन्न रूप बदलते हुए नए नए चित्र। और हमने प्रयास किया है कि इन शब्दों को
कुछ चित्रों के माध्यम से भी आपको बेहतर ढंग से समझा सके। तो आइए पढ़ते हैं उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब बात करते हैं कवि। आपने पंक्तियां पढ़ ली, अब देखिए किस चित्र की बात कर रहा है कवि। कवि ने जो पंक्तियां कहीं, उन पंक्तियों को मैं दोहराता हूं और आप इस चित्र को देखते जाइए। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब आप यहां देख सकते हैं, ये नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा नीला रंग भोर के नभ को प्रदर्शित करता हुआ, और बाद में कवि कहते हैं राख से लीपा हुआ चौका। ये इधर देखिए, यहाँ गोबर और मिट्टी मिक्स करके, मिला करके जब कच्चे आंगन को लीपा जाता है तो कुछ कुछ इस तरह का रंग हमारे आंगन में दिखाई देता है। इसलिए जैसा हम पहले कह चुके हैं, कवि इस कविता के उपमान इस तरह के लेता है, प्रस्तुत करता है कि वे गांव की सुबह से जुड़ें। तो गांव की सुबह जब होती है, सूर्योदय से पहले ही गांव की गृहिणियां कच्चे आंगन में गोबर मिट्टी से लीप देती हैं, चौका लगा देती हैं, और उस चौके का रंग गीले चौके के जो रंग है गीले चौके का, वह आसमान में मौजूद रंग से मेल खाता है। इसलिए कवि कहता है कि भोर का नव राख से लीपा हुआ चौका जो भी गीला है उससे उसकी तरह का लग रहा है। आगे कहते हैं बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। पहले जो उन्होंने आकाश का वर्णन किया वह था नीला रंग दिखता है, बहुत नीला, गहरा नीला, शंख की तरह, और फिर बाद में परिवर्तन होता है तो राख से लीपे हुए चौके की तरह दिखाई देता है, और अब परिवर्तन हुआ तो बहुत काली सिल। सिल से तात्पर्य चट्टान, पत्थर का टुकड़ा जो काले रंग का है। घरों में भी जब चौका लग गया है, एक पवित्रता सी आंगन में आ गई है, तो उसके बाद घरों में भोजन की तैयारी होती है, और वहाँ ये जो सिल है, सिलबट्टा, उस पे भोजन के लिए आवश्यक सामग्री तैयार की जाती है। उस सिल को देखकर ऐसा लगता है कि उस काली सिल पर किसी ने लाल केसर डालकर एक अलग तरह का उसका रंग बना दिया हो, जैसे उसे लाल केसर से काली सिल को धो दिया गया हो, उसके काले रंग को दूर करके एक नए रंग में उसे रंग दिया हो। या ऐसा दृश्य बन जाता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। या स्लेट है, स्लेट भी काले रंग की होती है, और उस पर कोई बच्चा लाल रंग की चौक खड़िया लेकर के जब उस पर अपनी कलाकारी दिखाने का प्रयास करता है, जब अपने रचनात्मक हाथों से अपने कल्पना में चल रहे बिंबों को उतारने की कोशिश करता है, तब भी ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। अब वह दृश्य कैसा होगा आपके सम्मुख प्रस्तुत है। देखिए, कविता में चित्रकारी है या चित्रकारी में कवित्व दिखाई देता है। दोबारा से पंक्तियां पढ़ रहा हूं। बहुत काली सिल, ये काला रंग है, और जैसा बस्ती पे छाया हुआ है ऐसा ही आसमान में है, पर उस काले रंग पर सूर्य की किरणें, लाल किरणें जब बिखरती हैं, अपना प्रभाव दिखाती हैं, तो वह काली सिल पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने केसर रगड़ दिया हो, केसर से उस काली सिल को धो दिया हो, तो ऐसा ही रंग दिखाई देता है। या काले रंग की स्लेट है,
और उस पर किसी बच्चे ने और रगड़ रगड़ के चौक और खड़िया एक अलग तरह का रूप उसे दे दिया हो, वही रूप यहाँ आपको इस चित्र के माध्यम से देखने को मिल रहा है। कविता को समझने में आपको आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। परिवर्तन, और परिवर्तन भी कैसा, पल पल परिवर्तन हो। अभी एक क्षण में कुछ है, आंखें झपकी के अगले ही क्षण एक नया बिंब, एक नया दृश्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। अगला दृश्य है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। अब जैसा हम लगातार कह रहे हैं, शमशेर बहादुर सिंह एक बहुत बेहतर चित्रकार, जिन्होंने अपनी कविता में चित्र पिरोने का, रंग बिखेरने का कार्य किया है। तो उनकी कविता को बिना चित्रों के समझना उस कविता के साथ अन्याय करना होगा। अब आप देखिए, पंक्तियों को दोबारा पढ़िए। नील जल में, जल दिख रहा है आपको, नील जल, या किसी की गौर झिलमिल देह, जैसे हिल रही हो। ये देखिए, नीला रंग है और उस नीले रंग में ये जो झिलमिलाहट है, ये ऐसा लगता है कि किसी सुंदर कन्या का, किसी युवती का पानी में भीगा हुआ बदन है, वह उसमें हिल रही है और एक अलग तरह का दृश्य पैदा होता है। यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं उनका मानवीकरण कर दिया गया है, उसे एक युवती की तरह उस जल में डुबकी लगाते हुए महसूस किया जा सकता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं चित्र में, ये जो सूर्य की किरणें हैं ये किसी के होने का एहसास कराती हुई सी लग रही हैं। सूर्योदय हो रहा है और सूर्योदय होने के साथ साथ जो जादू अब तक छाया हुआ था, कभी नीले शंख जैसा एहसास कराता हुआ, कभी राख से लिपे हुए चौके का एहसास कराता हुआ, कभी काली सिल पर केसर के रगड़ने से जो दृश्य उपस्थित होता है वैसा, कभी स्लेट पर लाल चाक खड़िया रगड़ने से जो बिंब बनता है वैसा। लगातार पल पल परिवर्तित तो होती हुई प्रकृति कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत होती है। आप उस भोर के आकाश का आनंद लेते हैं, पल पल बदलते उन रूपों में अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं, गांव की सुबह का एहसास करते हैं और तब जा कर के यह जादू उस उषा का समाप्त होता है। सूर्योदय होने लगता है आकाश में। जैसे जैसे सूर्य अपना आकार लेता जाएगा, अपना प्रभाव जमाता जाएगा, वैसे वैसे आकाश के पल पल परिवर्तित होने वाले रूप स्थिर हो जाएंगे। एक ही रूप में लंबे समय तक वे हमारी नज़रों के सामने रहेंगे। तो प्यारे साथियों, ये कविता थी उषा, जिसे लिखा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि चुका भी नहीं हूँ मैं, जो इनका काव्य संग्रह रहा उस पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला। तो दूसरा सप्तक के बड़े महत्वपूर्ण कवि, प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता के माध्यम से प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो आज प्यारे साथियों इतना ही। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप लगातार हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, अपने समस्याओं से भी हमें अवगत कराएं, तो निसंदेह हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो आज इतना ही। आप सभी को नमस्कार, जल्दी ही मिलते हैं। आप सभी का पुनः धन्यवाद।